नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बजट की। जी हां, पश्चिम बंगाल का बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे जनोन्मुखी बजट करार दिया है। खास बात यह है कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। डिजिटलाइज होने पर सरकार जोर दे रही है और ऐसे में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी डिजिटल प्रारूप जल्द से जल्द तैयार होगा, जिससे आम नागरिकों के साथ ही व्यवसाय वर्ग को भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है आने वाले वक्त में। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट का एक बड़ा प्रतिशत आवंटित करने की घोषणा की गई है। साथ ही शिक्षा के अलावा अति पिछड़ों के लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं और जनोन्मुखी बजट बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस बजट से चुनाव का कोई लेना देना नहीं, ये चुनाव को देखकर ध्यान में नहीं रखा गया है बजट को, बल्कि ये लोगों का हित कैसे सधे और लोगों को कैसे अधिक से अधिक सुविधा का लाभ मिले, इसके बारे में ये बजट है। इस बजट को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र अंश नहीं मिलने की वजह से या फिर तमाम योजनाओं में केंद्रीय हिस्सा नहीं मिलने की वजह से योजनाएं अधिक लाभदायक लोगों को नहीं लग रही है और उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। सरकार ने अपने बजट में सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखते हुए कृषि क्षेत्र में 10% राशि आवंटित का प्रस्ताव रखा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 20% राशि का आवंटन और पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के लिए नए विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं। बजट में ई गवर्नेंस और ई टेंडर पर जोर दिया गया है। बजट में एपीएल और बीपीएल परिवारों से लेकर चाय बागानों में काम करने वालों का भी ध्यान रखा गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू से निकलकर वेंटिलेशन पर चली गई है। তাদের কম দাম সত্ত্বেও বিদ্যুতের খরচ দিতে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। এইরকম গরিব মানুষের সহায়তার জন্য হাসির আলো নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি স্যার। হাসির আলো এই প্রকল্পে আমাদের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব যারা ত্রৈমাসিকে 75 ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাদের বলা হয় লাইফ লাইন কনজিউমার, তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। রাজ্যে প্রায় 35 লক্ষ গরিব পরিবার, রাজ্যের প্রায় 35 লক্ষ গরিব পরিবার এর জন্য উপকৃত হবে। এই জন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে 200 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করার তীব্র বিরোধিতা করেছি। এই হঠকারী সিদ্ধান্তের আঘাতে দেশ এখনো ভুগছে। এমনকি ভুয়ো বিলের মাধ্যমে কর ফাঁকির ঘটনা বেড়েই চলেছে স্যার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী সারা দেশে জিএসটিতে 44,000 কোটি টাকারও বেশি জালিয়াতির কথা সংসদে মানতে বাধ্য হয়েছে। 44,000 কোটি টাকার জালিয়াতি পার্লামেন্টে তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন। এই সাংঘাতিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। বাংলা তপশিলি জাতির বয়স্ক মানুষদের কল্যাণের জন্য বন্ধু নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছে। বন্ধু এই প্রকল্পে
60 বছরের বেশি বয়সের তপশিলি জাতির মানুষ যারা অন্য কোনো পেনশন পান না, এরকম 100% মানুষকেই প্রতি মাসে 1000 টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। এর ফলে আনুমানিক 21 লক্ষ তপশিলি জাতির মানুষ উপকৃত হবেন। স্যার, 21 লক্ষ আনুমানিক ভাবে আমরা হিসেব করছি। আমি জনসাধারণের সুবিধার জন্য 31শে মার্চ 2020-র মধ্যে মোটর ভেহিকল আইনের সমস্ত বকেয়া কর জমা দিলে দেরির জন্য জরিমানা সম্পূর্ণভাবে মকুব করার জন্য একটি সেটেলমেন্ট স্কিমের ঘোষণা করছি। এছাড়া ওই আইনে বিভিন্ন জরিমানার মামলা নিষ্পত্তির জন্য 21শে মার্চ 2020-র মধ্যে আবেদন করলে কম্পাউন্ডিং ফাইন 50% মকুব করার প্রস্তাব করছে। রাজ্যের চা শিল্পের বর্তমান কঠিন অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমি চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে আগামী 2 বছর অর্থাৎ 2020-21, 21-22 অর্থবর্ষের জন্য কৃষি আয়কর সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। राज्य की जनता, खासकर व्यवसायी वर्ग ने बजट को सराहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को जनोन्मुखी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में सबका ध्यान रखा है और सबको कुछ न कुछ मिला है। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে এইসব কথোপকথন হয়, তাই যখনই দেখা হয় তখনই দিই। বুলবুলের ব্যাপারেও তো দিয়েছি, আজ পর্যন্ত 1 পয়সা পাইনি। অন্য রাজ্য পেলেও আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এখনো পাইনি। আমরা মনে করি ডেভেলপমেন্টের কাজে এবং ফান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা উচিত না পলিটিক্যালি। কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়াস কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা হয় না। যেমন স্বাস্থ্য সাথী, নো ডিসক্রিমিনেশন, ইট ইজ ফর অল। ট্রিটমেন্ট, ফুড, ইভেন ফুড, খাদ্য সাথী, নো ডিসক্রিমিনেশন, সবাই পায়। সেই রকম ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য মনে রাখবেন, ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, হায়ার এডুকেশনের জন্য প্রকল্প আছে, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ প্রকল্প আছে। যারা পিএইচডি করেন, আগে এই ইউজিসি টাকা দিত, সেই টাকাটাও বন্ধ করে দিয়েছে। সেই টাকাটাও কিন্তু আমরাই দিই আমাদের সরকারের থেকে। সুতরাং এইভাবে আপনারা যদি দেখেন A to Z প্রকল্প যা আমাদের আছে, আর কোন সরকারের এটা নেই। কিছু ট্রাইবাল স্টেট আছে যারা বেশি টাকা পায়, আর কিছু নতুন রাজ্য আছে তাদের মাথায় কোনো দেনা নেই, সুতরাং তারা সবটাই খরচা করতে পারে। আর আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের এত গরিব রাজ্য, আর আমাদের এখানে কর নেবার জায়গাটা খুব কম, সুতরাং মানুষের উপরে বোঝা না চাপিয়েও যে এত সামাজিক স্কিম করা যায় এবং জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করা যায়, তার কারণ আমাদের মার্কেটটা খুব স্ট্রং। নোটবন্দি হওয়ার পর ইন্ডিয়া কিন্তু ক্যাশলেস সোসাইটি ছিল আগে। নোটবন্দি হওয়ার পর জনগণ খরচা করতে পারছে না, ব্যাংকের টাকা তুলতে পারছে না এবং সঞ্চয় করতে পারছে না। তিনটে দিক থেকে এত ধাক্কা যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার 100 বার বললেও এটা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত स्टेबिलिटी ना আসবে। हमारा गवर्नमेंट का जितना कपड़ा लगता है, हम 3 साल, आने वाला 3 साल का ऑर्डर अभी दे दिया। ऐसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बजट पेश किए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे केंद्र पर हमला बोलती हुई और साथ ही ये जानकारी देती हुई कि ये चुनावी बजट नहीं समझा जाए, क्योंकि वो चुनाव के बाद की भी कार्य योजना पर उनकी सरकार काम कर रही है, उनकी पार्टी की सरकार काम कर रही है। और चुनाव से पहले का ये पूर्ण बजट है ममता बनर्जी सरकार का, तो इस वजह से आरोप लग रहे हैं कि चुनावी हित साधने के लिए ये बजट में काफ़ी लोक लुभावन वादे और प्रावधान किए गए हैं। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ मुख्य संपादक अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, चुनाव से पहले का पूर्ण बजट ये आखिरी बजट है ममता बनर्जी का, ताकि चुनाव से पहले कुछ बड़ा किया जा सके मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए, और लगता है उसमें सफल हो पाई हैं। तो संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि इस बजट के जरिए बड़ी कोशिश है किस तरह से अगले साल होने वाले
चुनाव में मतदाता वर्ग नाराज न हो, इसका ख्याल कैसे रखा जाए। वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने ये बजट पेश किया है।